आज हमको पढ़ना है अम्ल की धातु से क्रिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हम तो ये जानते हैं कि अम्ल की क्रिया हम क्षार से करवाते हैं, तब बनता है एक लवण और दूसरा बनता है जल। लेकिन अब हमको क्या करना है? एक तो लेना है अम्ल और दूसरा क्या लेना है? धातु लेनी है, और इन दोनों की आपस में क्या करवानी है? क्रिया करवानी है, और हम देखते हैं क्या बनता है। तो देखो, मैंने लिया यहाँ पे अम्ल, और अम्ल के रूप में हम ले रहे हैं H2SO4। ये अम्ल हो गया। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी क्रिया करवानी है धातु से, तो मेरे को क्रिया करवाने के लिए प्लस लगाना पड़ेगा, और साथ में लिखनी पड़ेगी धातु। तो यहाँ पे हम धातु ले रहे हैं Zn, और Zn धातु को क्या कहा जाता है? जिंक धातु कहा जाता है। तो क्या देखो, मैच करो, ये इसे मैच नहीं हो रहा कि अम्ल की क्रिया हो रही है किससे? धातु से। क्या बनता है? ध्यान रखना, जब अम्ल की क्रिया धातु से करवाते हैं ना, तो एक लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। अब तुम कहोगे सर लवण तो पहले भी बनाया था। हाँ, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तब भी लवण बनता है, और जब हम अम्ल की क्रिया धातु से करवाते हैं तब भी क्या बनता है? लवण बनता है। उस वाली रिएक्शन में जब अपन अम्ल की क्रिया क्षार से करवाते थे तो लवण बनने के साथ साथ जल बना करता था। अब यहाँ पे जब अपन अम्ल की क्रिया धातु से कर रहे हैं तो लवण तो बन रहा है। क्या सर यहाँ भी जल बनेगा? नहीं, यहाँ पे जल के अलावा एक गैस बनने वाली है। क्या बनने वाली है? एक गैस बनने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर ये कौन सी गैस है? क्या इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं? तो हाँ, पता लगा सकते हैं। तो इस गैस को अपन पता करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो कैसा एक्सपेरिमेंट है, क्या करना पड़ेगा, तो इसको जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक स्टैंड ले लिया, ठीक है, और इस स्टैंड पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया? एक परख नली को अपन ने लगा दिया। इस परख नली के अंदर अपन ने क्या डाल दिया? जो ये आपको ये दाने दाने दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये है जिंक धातु के टुकड़े। तो क्या अपन ने इसके अंदर जिंक धातु डाल दी? डालनी भी थी, क्योंकि अपन अम्लों की क्रिया पढ़ रहे हैं धातु से, तो धातु तो डाल दी, रह क्या गया? अम्ल और रह गया। तो क्या करेंगे? देखो, इस परख नली के ऊपर अपन ने ना यहाँ पे लगा रखा है कॉर्क। कॉर्क है ना, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो इसको पैक करने के लिए, बंद करने के लिए काम में आता है। तो अपन ने यहाँ पे लगा दिया एक कॉर्क, और उस कॉर्क में दो छेद हो रखे हैं। दो छेद क्यों हो रखे हैं? एक छेद के देखो माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन ने कीप लगा रखी है, ये एक कीप है, ठीक है। और दूसरे छेद में अपन ने यहाँ पे ना एक क्या लगा रखी है? कांच की नली को अटैच कर रखा है, और ये कांच की नली आगे जाकर कहाँ पर खुल रही है? ये एक पात्र है, एक बीकर है, इसके अंदर खुल रही है, ठीक है। तो देखेंगे बीकर क्या है। अपन क्या करेंगे? इसके अंदर जिंक अपन ने धातु तो डाल रखी है, अब अपन क्या करेंगे? इसके अंदर अम्ल डालेंगे, तभी तो अम्ल किससे क्रिया करेगा? धातु से क्रिया करेगा। और हम अम्ल ले कौन सा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं, तो हम क्या डालेंगे? कीप के माध्यम से सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। जैसे ही मैं इस कीप के माध्यम से सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर डालूंगा, तो क्या अम्ल इसके अंदर होता 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 क्या ऐसे नहीं आएगा? और जैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल अंदर आएगा, क्या ये हमारे जिंक के साथ क्रिया नहीं कर लेगा? तो क्या परख नली के अंदर धातुओं की क्रिया अम्लों से नहीं हो जाएगी, या अम्लों की क्रिया धातुओं से नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। जैसे ही क्रिया हुई तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे है ना, एक गैस अपने आप ऊपर की ओर उठने लग गई। भाई गैस हल्की होके ऊपर तो उठती है, तो गैस कहाँ उठ गई? ऊपर की ओर उठने लग गई। अब हमको पता नहीं है अभी वो कौन सी गैस है, लेकिन इतना श्योर है कि कोई गैस बनी है। अब वो गैस आपको ये दिखाई दे रही है नली, इस नली से होती हुई जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ये होती हुई नली के बिल्कुल नीचे ऐसे आ रही है। इतना पता है गैस है, लेकिन कौन सी गैस है ये नहीं पता। अभी जो ये पात्र है ना, इसके अंदर हमने है ना साबुन वाला पानी भर रखा है। अब साबुन वाले पानी में तो हमने बचपन में बहुत क्या बनाए हैं? बुलबुले बनाए हैं। आपने देखा होगा, हम स्ट्रॉ से साबुन वाले पानी में डालते थे, फिर अपन जब फूंक मारा करते थे तो गुब्बारे बना करते थे, बलून्स बना करते थे, बुलबुले, है ना। अब ऐसे ही जब यहाँ पे इस पानी जो हमारा साबुन वाला है, इसके अंदर कोई गैस आ रही है, पता नहीं है कोई गैस आ रही है, तो क्या यहाँ से भी गुब्बारे, बलून नहीं बनने लग जाएंगे? बुलबुले नहीं बनने लग जाएंगे? अब इन बुलबुलों में वही वाली गैस भरी हुई होगी जो यहाँ से बनी और यहाँ पर आई है। वही वाली गैस तो इनके अंदर होगी, बुलबुलों के अंदर होगी। अब कैसे मालूम चले कि कौन सी गैस है? तो हमने क्या किया, हम एक जलती हुई मोमबत्ती को इन बुलबुलों के पास ले गए। हमने जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुलों के पास ले गए, तो हमने देखा जो ये बुलबुले हैं ना, ये फट फट की आवाज के साथ फट रहे थे। कैसी आवाज आ रही थी? फट फट की आवाज आ रही थी। और पता है, एक गैस होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन गैस।
उसकी एक क्या खास बात होती है, अगर हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है, हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो ये फटफट की इस ध्वनि के साथ जलती है, और यहाँ पे ये बुलबुले फटफट की ध्वनि के साथ जले भी। तो हम क्या समझ गए कि अरे इन बुलबुलों के अंदर कौन सी गैस भरी हुई होगी, हाइड्रोजन। तो निष्कर्ष निकलता है कि जब भी अम्लों की क्रिया धातु से कराई जाती है तो लवण तो बनेगा, साथ में जो गैस बनती है, अब उस गैस के बारे में भी मालूम चल गया है, वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो उम्मीद है आपको मालूम चल गया होगा। हमने यहाँ पे लिखा H2SO4 अम्ल क्रिया करवा रहे हैं धातु मतलब Zn के साथ। आपने बताया सर लवण तो बनेगा, तो लवण देखते क्या बनेगा, लेकिन आपने ये भी सिखा दिया कि हाइड्रोजन गैस बनती है, तो बिना सोचे समझे पीछे हमने H2 लिख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को तो हमेशा H2 की फॉर्म में लिखते हैं, अकेला H नहीं लिखते, सिखाया था 9th क्लास में H2 लिखते हैं। अब देखते हैं क्या कि लवण क्या बनेगा, अरे जो रह गया होगा वो लवण बन जाएगा। यहाँ से हमने H2 निकाल दिया है तो Zn यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4, और इसका नाम तो आप सब जानते हो, क्या नाम है, जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट किसकी तरह काम करेगा, लवण की तरह, और प्लस में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना अम्ल की क्रिया क्षार से कराओगे तब भी लवण बनता है, लेकिन वहां पे फिर एक्स्ट्रा जल बनता है, लेकिन जब अम्ल की क्रिया धातु से कराओगे तो लवण तो बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जल नहीं हाइड्रोजन गैस बनेगी, और H2 हमने पहले ही निकाल लिया, और जो बचा कुछ था वो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो ये हमने पढ़ी अम्ल की किससे क्रिया, धातु से क्रिया। अब क्षार को क्यों छोड़ें, ऐसी क्षार की भी हम किससे क्रिया पढ़ने वाले हैं, धातु से पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। पहले पढ़ी अम्ल की क्रिया धातु से, अब क्या पढ़ रहे हैं, क्षार की क्रिया पढ़ रहे हैं धातु से। तो देखो क्षार धातुओं से क्रिया कैसे करती हैं, क्षार की क्रिया करवा रहे हैं धातु से। तो भाई क्षार हमको कौन सा लेना चाहिए, क्षार मैंने लिया NaOH, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया करवा रहा हूं धातु से, तो धातु मैंने यहां पर भी क्या ले ली, जिंक की ले ली, ठीक है, Zn जिंक धातु। अब यहां पे क्या बनेगा, बिल्कुल सेम है, जैसे अम्लों की क्रिया धातु से कराने पर दो चीज बनती थी, एक तो लवण बनता था और दूसरी क्या बनती थी, हाइड्रोजन गैस बनती थी। ऐसे ही बिल्कुल किसके साथ है, क्षार के साथ है। अगर आप क्षार की क्रिया भी धातु के साथ कराओगे तो एक तो बनेगा लवण और एक साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो सर हाइड्रोजन गैस तो पता ही होता है H2 है, अब जो बचा कुचा होगा वही क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत आराम से आप समझ के पढ़ना, क्यों, देखो भाई हमने यहाँ पे H2 निकाल दिया क्योंकि पता था हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में निकलती है, लेकिन हमारा जो अभिकारक है लेफ्ट साइड में, इसमें तो केवल एक हाइड्रोजन है, लेकिन राइट साइड में दो आ रहे हैं, तो अभी क्या बैलेंस भी तो होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो यहाँ भी दो करने पड़ेंगे, तो क्या मैं आगे दो लगा दूँ, आगे दो लगाने से मेरे को क्या मिला कि भाई H भी दो हो गए और इधर राइट साइड में भी दो H आ रहे हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब जो बचा कुछ होगा वो देख लेते हैं। भाई Na कितने बच गए, देखो Na दो बच गए, ध्यान रखना हमारे पास Na कितने रह रहे हैं, अभी दो रह रहे हैं। ऑक्सीजन देखो ये आगे दो लग रहा है तो हमारे पास ऑक्सीजन भी कितने रह रहे हैं, दो रह रहे हैं। H2 तो काम में ले ही लिया, और एक रह रहा है Zn रह रहा है एक, Na दो रह रहे हैं, ऑक्सीजन भी दो रह रहे हैं, Zn एक रह रहा है। तो इससे क्या बनाना चाहिए, जरा ध्यान से देखना, Na2, क्योंकि ये दो रह रहे हैं, बीच में लगा दो एक Zn क्योंकि वो एक ही रह रहा है, और ऑक्सीजन दो रह रहे हैं तो क्या बन जाएगा, O2। तो क्या बन गया, Na2ZnO2। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, नाम याद करना ही पड़ेगा, सोडियम जिंकेट। ये यहाँ काम करता है लवण की तरह। तुम सोच रहे हो कि सर ये दो और ये दो हमने आगे क्यों नहीं लगाया, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, दो NaZnO, पर ये गलत हो जाता, क्यों, अगर आगे दो लगाते तो सोडियम तो दो है, ऑक्सीजन भी दो दिखा रहा है, फिर वो जिंक भी दो बन जाते, लेकिन जिंक तो हमारे पास एक है ना, इसलिए हमने आगे नहीं लगाया। तो Na दो नीचे क्योंकि दो है, Zn एक, O2 क्योंकि दो है, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट।
याद रखना, चाहे अम्ल की क्रिया करवा दो धातु से, लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। चाहे क्षार की क्रिया करवा दो धातु से, क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो पूरा एक्सपेरिमेंट कॉपी में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ भी जाएगा। और ये रिएक्शंस भी आपको याद करनी है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है ना, पीतल व तांबे के बर्तनों में हमको है ना खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। पीतल और तांबे के बर्तनों में हमको खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? तो देखो, मान लो ये मेरे पास पीतल या तांबे का पदार्थ है। अब आपको पता है पीतल या तांबा क्या होता है? ये धातु की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? धातु की तरह। तांबा धातु होता है, जो पीतल होता है ना, ये धातु से मिलकर बना होता है। तो भाई ये धातु हो गया, इसके अंदर आप खट्टे पदार्थ डाल रहे हो और आप सब जानते हो कि खट्टे पदार्थों में होते हैं अम्ल। तो इसका मतलब यही तो है कि जब आप इन पात्रों के अंदर खट्टे पदार्थ को डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अम्लों को ही डाल रहे हो, क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं। और डाल रहे हो इन बर्तनों में जो है धातु के, तो क्या कहीं ना कहीं अम्ल की क्रिया धातु से नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। और हमने अभी पढ़ा है कि जब भी अम्ल की क्रिया धातु से कराई जाती है तो एक तो बनता है लवण और एक बनता है जल नहीं, हाइड्रोजन गैस। तो भाई हाइड्रोजन गैस से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अम्ल और धातु की क्रिया से लवण बनते हैं ना, लवण, ये थोड़े विषैले प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? विषैले प्रकृति के, जो शरीर को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और हम कतई नहीं चाहते कि हमारे शरीर को नुकसान हो, हम नहीं चाहते विषैले लवण जाए। तो ये कब बन रहे थे? जब हम खट्टे पदार्थों को अर्थात उनके अंदर अम्लों को धातुओं के बर्तन में डाल रहे थे, तो अम्ल क्रिया कर लेंगे धातु से। और अभी तो पढ़ा है क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। और जो ये लवण होते हैं वो कुछ विषैले प्रकृति के होते हैं, और हम नहीं चाहते कि विषैले प्रकृति के बने लवण हमारे शरीर में जाए और हमें नुकसान पहुंचाए। इसलिए खट्टे पदार्थों को तांबे और इसके बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, जिससे विषैले लवण नहीं बने और हमारे कोई भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचे।